जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डायरेक्ट क्लासेस शेड्यूल में। आज का हमारा टॉपिक लोधी राजवंश को लेकर के है, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। लोधी सल्तनत काल का अंतिम शासक परिवार था और अफगानों के नेतृत्व में पहला था। इसका जो संस्थापक हैं उसका नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था और इसने 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक शासन किया। इसने लोधी वंश की नींव रखी और यह एक सक्षम जनरल था। वह इस तथ्य से अवगत था कि सल्तनत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसे अफगान रईसों की मदद और समर्थन की आवश्यकता होगी। अफगान रईस चाहते थे कि सुल्तान उन्हें एक पूर्ण सम्राट के बजाय एक समान भागीदार के रूप में व्यवहार करें। उन्हें शांत करने के लिए बहलोल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह खुद को अफगान साथियों में से एक मानता है, न कि राजा। वह सिंहासन पर कभी नहीं बैठा और न ही उसने अपने दरबार में खड़े अपने रईसों पर जोर दिया। यह नीति उनके लंबे शासनकाल में अच्छी तरह से काम करती थी और उन्हें अपना शक्तिशाली अफगान रईसों से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बहलोल लोदी ने मेवात और दोआब में विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया। 1476 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1476 ईस्वी में इसने जौनपुर के सुल्तान को हराया और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। वह कालई और धौलपुर के शासक को भी दिल्ली के आधिपत्य में लाया। हालांकि वह बंगाल, गुजरात और दक्कन पर फिर से कब्जा करने में विफल रहा। बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में उसका बेटा सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठता है। तो अगला शासक है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल की बात करें तो ये 1489 से, याद रखिएगा, 1489 से 1517 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा है। सिकंदर लोदी ने गैर मुस्लिमों के प्रति बहुत कम सहिष्णुता दिखाई। उसने गैर मुस्लिमों पर फिर से जजिया कर लगा दिया। सिकंदर लोदी रईसों की तुलना में सुल्तान की बेहतर स्थिति में विश्वास करता था। इसने रईसों और अमीरों को दरबार और बाहर सुल्तान के प्रति औपचारिक सम्मान दिखाने के लिए मजबूर किया और उनके साथ कठोर व्यवहार किया। इसने बिहार, धौलपुर, नरवर और ग्वालियर राज्य के कुछ हिस्सों और नागौर को दिल्ली सल्तनत में फिर से मिला लिया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसके रईस जो है होते हैं, उन्होंने इब्राहिम लोदी को गद्दी पर बैठा दिया। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा, याद रखिएगा। बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। इसका शासनकाल विद्रोहों की अवधि साबित हुआ। सबसे पहले इसके अपने भाई जलाल खान ने विद्रोह किया। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने इसकी हत्या करवा दी। बिहार ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने भी बगावत कर दी थी। दौलत खान ने काबुल में बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। सल्तनत के अंत का सारांश देते हुए एक विद्वान कहता है कि दिल्ली की सल्तनत, जिसका जन्म 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के मैदान में हुआ था, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के मैदान में अपनी अंतिम सांस ली। सल्तनत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया। अपने शासन के 300 से अधिक वर्षों के दौरान दिल्ली सल्तनत विभिन्न उतार चढ़ाव से गुजरी, लेकिन एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बच गई। सल्तनत को जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें मंगोलों और अन्य लोगों द्वारा जो हमला किए गए, इसकी स्थापना के बाद से सल्तनत के लिए प्रमुख खतरा मंगोल आक्रमणों के रूप में आया। मंगोल खानाबदोश समूह था जो चीन के उत्तर में और बैकाल झील के पूर्व में स्टेपीज में निवास करते थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी में चंगेज खान के तहत एक विशाल खानाबदोश साम्राज्य का गठन किया। 13वीं शताब्दी के बाद में इन्होंने बार बार दिल्ली सल्तनत पर हमला किया।
सुल्तानों ने एक नीति के तहत उसे खुश किया और कभी कभी सामना भी किया। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी सैन्य शक्ति के साथ उनका सामना किया। खिलजी के समय में कुतलुज ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली को घेर लिया और बहुत नुकसान पहुंचाया। मंगोलों का अंतिम महत्वपूर्ण हमला मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान तरमाशिरिन द्वारा किया गया था। इन आक्रमणों का सामना करने में सुल्तानों की बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन खर्च किए गए थे, लेकिन वे सल्तनत को नष्ट नहीं कर सके। सल्तनत की नींव को हिला देने वाला एक और महत्वपूर्ण हमला 1398 में तैमूर द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण 1398 ने और भी बदतर बना दिया था। तैमूर तुर्कों की चगताई शाखा के प्रमुख का बेटा था। जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो वह लगभग पूरे मध्य एशिया का स्वामी था। भारत में तैमूर का छापा एक लूट का छापा था और उसका मकसद पिछले 200 वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जमा की गई संपत्ति को जब्त करना था। सुल्तान नसीरुद्दीन और उनके वजीर मल्लू इकसवाल ने तैमूर का सामना किया, लेकिन वे हार गए। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 दिनों तक रहा। उसने सामान्य नरसंहार का आदेश दिया और महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। भारत छोड़ने से पहले तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत के पतन का संकेत दिया। दिल्ली सल्तनत ने पंजाब पर पूरा नियंत्रण खो दिया था। दिल्ली तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान का शासक नियुक्त किया। उसने पंजाब को भी नियंत्रित किया। तुगलक वंश के पतन के बाद इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली सल्तनत का शासक बना। उसने सैयद वंश की नींव रखी। कुलीनता का आंतरिक संघर्ष भी चलता रहा। दिल्ली सल्तनत के 300 वर्षों में 5 राजवंशों ने इस पर शासन किया। राजवंशों के परिवर्तन और शासकों को हटाने का मुख्य कारण सुल्तान और कुलीनता अर्थात उमरा के बीच एक निरंतर संघर्ष था। ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद इन्होंने उत्तराधिकार के सवाल पर लड़ना शुरू कर दिया। लगभग इसी तरह की घटनाएं प्रत्येक शक्तिशाली सुल्तान, चाहे बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, फिरोज तुगलक हो या अन्य हो, उनकी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ है। उत्तराधिकार का कोई अच्छी तरह से परिभाषित कानून नहीं था, इसलिए प्रत्येक रईस ने या तो खुद को ताज पहनाने या मृत सुल्तान के किसी पसंदीदा उत्तराधिकारी का समर्थन करने की कोशिश की। प्रांतीय साम्राज्य की बात करें तो कुलीनता के संघर्ष का एक और परिणाम क्षेत्रों में विभिन्न प्रांतीय प्रमुखों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा थी। नतीजतन कई स्वतंत्र अफगान और तुर्की राज्य उभरे। ऐसे राज्यों में महत्वपूर्ण राज्य बंगाल, लखनौती, जौनपुर, मालवा, गुजरात, दक्कन में बहमनी साम्राज्य आदि थे। अक्सर ये राज्य सल्तनत के साथ युद्ध में थे। पूरी प्रक्रिया ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। भारतीय प्रमुखों का प्रतिरोध। सुल्तानों को नियमित अंतराल पर भारतीय प्रमुखों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। राजपूताना, मेवाड़, रणथंभौर, चित्तौड़ में राजपूत प्रमुख, दक्कन और दक्षिण में वारंगल, देवगिरी और मालाबार, धार के राजा, मध्य भारत में मालवा, उड़ीसा में जाजनगर और कई छोटे सरदार लगातार हार के बाद भी युद्ध थे। इन सभी संघर्षों ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। खिलजी और तुगलक शासनकाल के बाद दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गई थी। अंत में 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब मुगलों के अधीन एक अधिक केंद्रीकृत और मजबूत साम्राज्य ने भारत में खुद को स्थापित किया और 200 से अधिक वर्षों की आगे की अवधि के लिए शासन किया। बात करें हैं दिल्ली सल्तनत की विशेषता की। दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? तो पहला है प्रशासन। ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य था जिसका धर्म इस्लाम था। सुल्तानों को खलीफा का प्रतिनिधि माना जाता था। खलीफा का नाम खुतबा अर्थात प्रार्थना में शामिल किया गया था और इनके सिक्कों को भी अंकित किया गया था। कानूनी, सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों के लिए अंतिम अधिकार सुल्तान के पास था। कई विभाग और अधिकारी ये जिन्होंने प्रशासन में सुल्तान की मदद की थी। नायब सबसे प्रभावशाली पद था और सुल्तान की सभी शक्तियों का आनंद लेता था। अन्य सभी विभागों पर उसका नियंत्रण होता था। वजीर का पद नायब के बगल में था और उसने वित्त विभाग का नेतृत्व किया, जिसे दीवान ए विजारत के नाम से जाना जाता था। व्यय की जांच के लिए
एक महालेखा परीक्षक और आय की जांच के लिए एक महालेखाकार वजीर के अधीन काम करता था। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग था जिसकी कमान आरिज ए मुमालिक ने संभाली थी। वह सैनिकों की भर्ती करता होगा और सैन्य प्रशासन का विभाग का प्रशासन संभालता होगा। हालांकि सुल्तान ने खुद सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया। धार्मिक मामलों के विभाग दीवान ए रिसालत ने पवित्र संस्थानों तथा विद्वानों और धर्म पारायण पुरुषों को वजीफा प्रदान किया। इस विभाग ने मदरसों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण के लिए धन प्रदान किया। इसका नेतृत्व मुख्य सदन ने किया था, जिन्होंने न्यायिक प्रणाली के प्रमुख मुख्य काजी के रूप में भी काम किया था। सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में अन्य न्यायाधीशों और काजियों को नियुक्त किया गया था। नागरिक मामलों में शरिया या मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों का पालन किया जाता था कि हिंदू अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित थे और उनके मामलों को ग्राम पंचायत द्वारा वितरित किया गया था। आपराधिक कानून सुल्तानों द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया था। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग था। शासक और अन्य राज्यों के संप्रभु के साथ उनके कनिष्ठ अधिकारियों के बीच सभी पत्राचार इन विभाग द्वारा प्रबंधित किए जाते थे। सुल्तानों के सभी बेटों का सिंहासन पर समान दावा था। क्योंकि उस समय कोई स्पष्ट उत्तराधिकार कानून नहीं था, इल्तुतमिश ने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया को भी नामित किया था। हालांकि इस तरह के नामांकन को रईसों द्वारा स्वीकार किया जाना था। कई बार उलेमाओं ने भी अनुकूल जनमत प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी जब उत्तराधिकार की बात आती है तो सैन्य शक्ति मुख्य कारक थी। इक्ता प्रणाली की बात करें तो सल्तनत की स्थापना के बाद सुल्तानों द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सेनाध्यक्ष और रईसों को राजस्व का प्रशासन और संग्रह करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। इस प्रकार सौंपे गए क्षेत्रों को इक्ता कहा जाता था और उनके धारकों को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। अधिकारियों को भुगतान और उनके द्वारा सेना के रखरखाव की एक प्रणाली थी। धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए नियम कायदे निर्धारित किए गए। वर्षों से यह सल्तनत के प्रशासन का मुख्य साधन बन गया। दूसरा है प्रांतीय सरकार। इनकी विशेषता है प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार की बात करें तो इक्ता दिल्ली सल्तनत के तहत प्रांत शुरू में रईसों के प्रभुत्व में थे। मुफ्ती या वालिस प्रांतों के गवर्नर को दिया गया नाम था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भूमि राजस्व एकत्रित करने के लिए ये जिम्मेदार थे। प्रांतों को आगे सिकों में विभाजित किया गया था जो सिकदार के नियंत्रण में थे। सिक को आगे परगना में विभाजित किया गया था जिसमें कई गांव शामिल थे और इसका नेतृत्व आमिल द्वारा किया गया था। गांव प्रशासन की मूल इकाई बना रहा और इसके मुखिया को चौधरी या मुकद्दम कहा जाता था। पटवारी ग्राम लेखाकार थे। इक्ता प्रांत मुफ्ती या वालिस या गवर्नर, इसके नीचे सिख जिला इसके सिकदार थे। परगना उपजिला था और इसके मुखिया को आमिल कहा जाता था और ग्राम को मुखिया को मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। तीसरा विशेषता है अर्थव्यवस्था, प्रशासन, प्रांतीय सरकार और तीसरा अर्थव्यवस्था। दिल्ली सल्तनत के तहत राजस्व विभाग में कुछ भूमि सुधार किए गए। भूमि को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला इक्ता भूमि, वह भूमि जो अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान के बजाय इक्ता के रूप में आवंटित की गई थी। दूसरा खालिसा भूमि, यह सीधे सुल्तान के नियंत्रण में थी और उत्पन्न राजस्व का उपयोग शाही दरबार और शाही घराने को बनाए रखने के लिए किया गया था। तीसरा है इनाम भूमि, यह धार्मिक संस्थानों या धार्मिक नेताओं को आवंटित की गई थी। किसानों ने भूमि राजस्व के रूप में अपनी उपज का 1/3 हिस्सा और कभी कभी उपज का आधा भी भुगतान किया। इस अवधि के दौरान कई शहरों और कस्बों में वृद्धि हुई थी जिससे तेजी से शहरीकरण हुआ। महत्वपूर्ण शहरों में मुल्तान, लाहौर, अहिलवारा, कैम्बे, बरोच, लखनौती, कारा, जौनपुर, दौलताबाद, दिल्ली और दिल्ली पूर्व का सबसे बड़ा शहर था। फारस की खाड़ी के देशों और पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी बड़ी संख्या में वस्तुओं का निर्यात किया गया था। विदेशी व्यापार में खुरासानी, अफगान मुस्लिम और मुल्तानी ज्यादातर हिंदुओं का वर्चस्व था। अंतर्देशीय व्यापार गुजराती, मारवाड़ी और मुस्लिम बोहरा व्यापारियों के लिए नियंत्रण में था। ये व्यापारी अमीर थे और शानदार जीवन जीते थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान रेशम और सूती वस्त्र उद्योग फल फूल रहा था। बड़े पैमाने पर रेशम कीट पालन की शुरुआत ने भारत को कच्चे रेशम के आयात के लिए अन्य देशों पर
कम निर्भर बना दिया। 14वीं और 15वीं शताब्दी से कागज का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, जिसके कारण कागज उद्योग का विकास हुआ। कालीन बुनाई, चमड़ा बनाना, धातु शिल्प जैसे अन्य शिल्प भी इनकी मांग में वृद्धि के कारण बने। शाही कारखानों द्वारा सोने और चांदी से बनी महंगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान भी सिक्के की व्यवस्था में उछाल आया। इल्तुतमिश द्वारा कई प्रकार के टंके जारी किए गए थे। खिलजी शासन के दौरान, तुगलक शासन के दौरान एक टंका को 48 जित्तल में और तुगलक शासन के दौरान 50 जित्तल में विभाजित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिणी भारत विजय के बाद सोने के सिक्के या दिनार लोकप्रिय हो गए। तांबे की सिक्के संख्या में कम और तिथिहीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा के साथ प्रयोग किया और विभिन्न प्रकार के सोने और चांदी के सिक्के भी जारी किए। तुर्कों ने अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तुर्की थे, तुर्कियों ने क्या किया है, लोहे की हलवत का उपयोग, कवच का उपयोग सवार और घोड़े दोनों के लिए, राहत फारसी पहिया जिसने गहरे स्तर से पानी उठाने मदद की में सुधार, चरखा और कालीन बुनाई के लिए एक बेहतर करघा, बेहतर मोटार का उपयोग जैसे कई शिल्प और तकनीकों को लोकप्रिय बनाया, जिसने मेहराब और गुंबद आदि के आधार पर शानदार इमारतों को खड़ा करने में मदद की। अगली विशेषता की हम बात करें, यह है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के दौरान हिंदू समाज की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ। ब्राह्मणों का सामाजिक स्तर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता रहा। सबसे कड़े प्रतिबंध चंदेलों और अन्य बहिष्कृत लोगों के साथ घुलने मिलने पर लगाए गए थे। इस अवधि के दौरान महिलाओं को एकांत में रखने और उन्हें बाहरी लोगों, पर्दा प्रथा की उपस्थिति में अपने चेहरे को ढकने के लिए कहने की प्रथा उच्च वर्ग के हिंदू, विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित हुई। अरब और तुर्क भारत में पर्दा प्रथा लाए और यह समाज में उच्च वर्गों का प्रतीक बन गया। सती प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। इब्न बतूता ने बताया कि सती के प्रदर्शन के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। सल्तनत काल के दौरान मुस्लिम समाज जाति और नस्ली समूहों में विभाजित रहा। अफगान, ईरानी, तुर्क और भारतीय मुसलमान विशेष समूहों के रूप में विकसित हुए और शायद ही कभी एक दूसरे से शादी की। हिंदुओं के निचले तबके के धर्मांतरितों के साथ भी भेदभाव किया गया। हिंदू प्रजा के लिए सिंध पर अरब आक्रमण के समय ही उन्हें जिम्मी या संरक्षित लोगों का दर्जा दिया गया था, यानी जो मुस्लिम शासन को स्वीकार करते थे और जजिया नामक कर देने के लिए सहमत होते थे। सबसे पहले जजिया को भूमि राजस्व के साथ एकत्र किया गया था। बाद में फिरोज तुगलक ने जजिया को एक अलग कर बना दिया और ब्राह्मणों पर इसे लगाया, जिन्हें पहले जजिया से छूट दी गई थी। गुलामी भारत में लंबे समय से मौजूद थी। यह इस अवधि के दौरान पनपी। पुरुषों और महिलाओं के लिए दास बाजार मौजूद थे। दासों को आमतौर पर घरेलू सेवा के लिए, कंपनी के लिए या उनके विशेष कौशल के लिए खरीदा जाता था। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। कला वास्तुकला की बात करें तो दिल्ली के सुल्तानों को वास्तुकला का बहुत शौक था। वास्तुकला भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण था। तुर्कियों द्वारा गुंबद, मेहराब, ऊंचे टावर, मीनार इस्लामी लिपि पेश किए गए थे। गुंबद हिंदू मंदिरों के शिखर के विपरीत मस्जिदों की प्रमुख विशेषता थी। कुतुब मीनार कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित एक विशाल 73 फीट ऊंची मीनार थी और सूफी संत कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी की याद में इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के लिए एक प्रवेश द्वार बनवाया, जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है। तुगलकाबाद का महल परिसर गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बनवाया था। तुगलक शासकों ने एक ऊंचे मंच पर मकबरा का निर्माण भी कराया। इन्होंने दिल्ली के शहर में एक जहां पनाह का भी निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास एक आनंद स्थल का निर्माण किया और फिरोज शाह कोटला किले का भी निर्माण कराया। दिल्ली का लोधी गार्डन लोधियों की वास्तुकला का एक उदाहरण है। 3 अच्छी तरह से विकसित वास्तुकला शैलियां थे, दिल्ली या शाही शैली, प्रांतीय शैली, तीसरा हिंदू स्थापत्य शैली। संगीत की अगर हम बात करें तो इस अवधि के दौरान सारंगी और रबाब नए संगीत वाद्य यंत्र पेश किए गए थे।
अमीर खुसरो द्वारा घोरा और सनम जैसे नए रागों की शुरुआत की गई। इन्हें कव्वाली बनाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत प्रणालियों का समेकन करने का भी श्रेय दिया जाता है। इन्होंने सितार का आविष्कार किया था, तो अमीर खुसरो द्वारा सितार का आविष्कार किया गया। भारतीय शास्त्रीय कृति राग दर्पण का फारसी में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। पीर भोदान एक सूफी संत थे जिन्हें अपनी उम्र का सबसे महान संगीतकार माना जाता था। ग्वालियर के राजा मानसिंह संगीत के एक महान संरक्षक थे और उन्होंने मन कौतूहल नामक संगीत पर महान काम की रचना को प्रोत्साहित किया। साहित्य की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सुल्तानों ने साहित्य को बहुत महत्व दिया था और फारसी साहित्य की प्रगति में अधिक रुचि भी दिखाई थी। कविता और धर्मशास्त्र के अलावा इतिहास लेखन को भी बढ़ावा दिया गया। इस समय के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी और शम्स सिराज थे। तबाकत ए नासरी को मिन्हाज उस सिराज ने लिखा था, जो 1260 ईस्वी तक मुस्लिम राजवंशों के इतिहास का एक सामान्य विवरण देता है। तुगलक वंश का इतिहास तारीख ए फिरोज बर्नी द्वारा लिखा गया था। सुल्तान बलवन के सबसे छोटे राजकुमार मोहम्मद विद्वानों के एक महान संरक्षक थे और अपने समय के दो महान विद्वान यानी अमीर खुसरो और अमीर हसन को सुरक्षा प्रदान करते थे। अमीर खुसरो को अपनी उम्र का सबसे बड़ा फारसी कवि माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 4 लाख से अधिक दोहे लिखे हैं। इन्होंने फारसी कविता की एक नई शैली बनाई जिसे सबाक ए हिंद भारतीय शैली कहा जाता है। इनके महत्वपूर्ण कार्यों में खजैन उल फुतुह, तुगलकनामा और तारीख ए अलाई शामिल है। वह एक महान गायक थे और उन्हें भारत का तोता की उपाधि दी गई थी। इस अवधि के दौरान कुछ संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया गया। जिया नक्साबी ने सबसे पहले संस्कृति कहानियों का फारसी में अनुवाद किया था। किताब तूती नामा या तोते की किताब का पहले तुर्की और फिर कई यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। कलहड़ द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगणी कश्मीर शासक जैन उल अबिदीन के युग में संबंधित थी। अरबी भाषा में अलबर्नी की किताब उल हिंद सबसे महत्वपूर्ण कृति थी। अलबर्नी एक अरबी और फारसी विद्वान था जिसे गजनी के महमूद द्वारा संरक्षण दिया गया था। इन्होंने संस्कृत सीखी और 2 संस्कृत कार्यों का अरबी में अनुवाद किया। वह उपनिषदों और भागवत गीता से प्रभावित था। अपनी कृति किताब उल हिंद, जिसे तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, में उन्होंने भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उल्लेख किया। प्रांतीय शासकों के दरबारों में बड़ी संख्या में विद्वान पनपे। हिंदी कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। नुसरत शाह ने महाभारत के बंगाली का अनुवाद किया। कृतिवास ने संस्कृत में रामायण का बंगाली अनुवाद तैयार किया। तो इस तरीके से इनकी मुख्य विशेषताओं में प्रशासन, प्रांतीय सरकार, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, संगीत और कई प्रकार की शैलियों का यहाँ पर निर्माण किया। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की कमजोर होने का कारण क्या था। तो दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने का कारण यहाँ पर कई कारण थे, जिनमें पहला सफल अभियान, जैसे तुगलक के उत्तराधिकारियों द्वारा तैमूर पर आक्रमण ने निराशा और कई क्षेत्रीय द्वारा दिल्ली के अधिकार से स्वायत्तता की मांग को जन्म दिया। गुजरात, पंजाब, मालवा और राजस्थान, जिन्हें कभी सुल्तानों द्वारा कब्जा और नियंत्रित किया गया, अब ऐसे नहीं रहे और इन्होंने अधिक शक्ति और स्वायत्त स्थिति के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। निरंतर आंतरिक सत्ता संघर्ष चलता रहा। इसने सल्तनत के भीतर से विद्रोहों को जन्म दिया, जिसने आंतरिक स्थिरता को खतरे में डाल दिया। कई बार शासकों का उत्तराधिकार शांतिपूर्ण नहीं होता था। शाही परिवार के बीच छल और विश्वासघात आम था, जहां भाइयों और वंशजों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। अन्य विश्वासघाती साधनों का उपयोग करके सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। वास्तव में यह हर राजवंश में एक सामान्य घटना थी। बड़ी सेनाओं को बनाए रखने की समस्या, वेतन और भुगतान के मुद्दों ने समय के साथ बड़ी सेना की निरंतरता को प्रभावित किया। इसने राज्य पर वित्तीय बोझ डाल दिया, जिससे या तो लोगों पर अधिक कर लगाया गया या पड़ोसी सरदारों से कर एकत्र किया गया, जिन्होंने कई बार भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसलिए इन्हें धन के लिए पड़ोसी क्षेत्रों को जीतना पड़ा, जिसने बदले में अपनी संपत्ति को खत्म कर दिया। स्वतंत्र भाड़े के सैनिकों को नियंत्रित करने में इन्होंने विफलता पाई, जिन्हें पैसे के लिए काम पर रखा गया था। इन भाड़े के सैनिकों ने अपनी सेवाएं उस व्यक्ति को बेच दी
जिसने अधिक पैसों का भुगतान किया। इस तरह के भाड़े के सैनिकों की उपलब्धता ने अधिक विद्रोहों को जन्म दिया, क्योंकि छोटे राजाओं ने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सैनिकों का इस्तेमाल किया। आंतरिक विद्रोह, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 जो गद्दी बैठा, तो अंतिम समय पे उसके अपने भाई जलाल खान और अन्य लोगों द्वारा विद्रोह ने असंतोष पैदा किया और बाबर द्वारा विदेशी आक्रमण को आमंत्रित किया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी को हराया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की विशेषताएं, उनकी कमियां और शासकों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर